चलिए, नमस्कार साथियों। मैं हूं नरोत्तम मिश्रा। आज मैं लेकर के उपस्थित हूं खास करके बीपीएससी तैयारी के विद्यार्थियों के लिए, जो बीपीएससी तैयारी में जिनको हिस्सा लेना है उन विद्यार्थियों के लिए खास करके मैं लेकर के उपस्थित हूं हिंदी समग्र, जिसमें आज मैं चर्चा करूंगा हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास जो आपके लिए खास महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि यह नेट जेआरएफ और जितने भी टीचर्स के एग्जाम होते हैं सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। चलिए, मैं शुरू करता हूं। चलिए, हिंदी भाषा का इतिहास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी भाषा जो है, सबसे पहले तो आपको पता हो कि विश्व भर में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और ये 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवार में बांटा गया है। 12 भाषा परिवार में बांटा गया है। 12 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवार भारत में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है वह है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार हिंदी जो है इसी भारोपीय भाषा परिवार से आई है। हमारे यहाँ इसी को इंडो आर्यन यानी कि भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा का जो इतिहास है वह काफी पुराना है। इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि भारत में आर्य भाषा जो है, आर्य भाषा के रूप में जो सर्वप्रथम संस्कृत आई, जिसको कि सर्व भाषाणाम जननी कहा जाता है, सभी भाषाओं की जननी कहते हैं संस्कृत को। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 3 कालों में हम विभाजित करते हैं इसे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय सीमा है वह है आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इस कालखंड में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत शामिल है। वैदिक संस्कृत में वेदों, उपनिषदों एवं ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, यानी कि वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ ये जिस भाषा में लिखे गए थे उसको हम वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। और पुराण, महाभारत आदि जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं वे लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे ध्यान से सुने, समझें, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा जो हिंदी का साहित्य है पूरा रिलेटेड है। यदि आप इस टॉपिक को नहीं अच्छे से जान पा रहे हैं तो आगे जो भी टॉपिक्स हैं उसमें वहाँ कठिनाइयाँ होगी आपको, इसलिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, ईसा पूर्व लिखा गया है, हाँ, लेकिन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, यह जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश शामिल। पाली भाषा जिसमें कि बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं। आपको पता है भगवान बुद्ध ने भी अपने सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे और
बुद्ध बौद्ध धर्म का जो पीठक ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखित है। प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखे गए हैं और अपभ्रंश में भी बहुत सारी रचनाएं हुई। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं जिसका समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है। आपसे यदि पूछा जाए कि प्राकृत प्राकृत जो है वह कैसी भाषा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, तो आप समझ सकते हैं कि प्राकृत भाषा को हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में रखते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में रखते हैं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है जिसका काल 1000 ईस्वी से अब तक है वह उसमें है आपका अपभ्रंश से विकसित हिंदी, मराठी, पंजाबी। ये आपको पता होगा कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। तो अपभ्रंश से जो विकसित हुई हिंदी, मराठी या फिर पंजाबी, इन सभी को हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। अब वर्तमान जो हिंदी साहित्य जिसमें रचे जा रहे हैं वो खड़ी बोली में, जबकि खड़ी बोली का प्रादुर्भाव जो है साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक काल में हुआ था। अब आगे हम लोग देखें हिंदी भाषा जो है ये कहाँ से निकली, कैसे जो है यहाँ तक पहुंची है, तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे। हिंदी का विकास क्रम देखिए, हिंदी का जो विकास क्रम है वो कैसे है। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा जो कि सबसे प्राचीन भाषा है ना, इससे प्राचीन कोई भाषा है नहीं, तो संस्कृत को प्राचीन भाषा के नाम से जानते हैं और आदि जननी भी कही जाती है। यही संस्कृत से फिर पाली निकली, पाली भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद प्राकृत, हालांकि पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे इसको, प्रथम प्राकृत भी कहते हैं पाली को। उसके बाद प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से फिर पुरानी हिंदी और उसके बाद हिंदी। यानी कि अगर पूछा जाए कि हिंदी का आदि स्रोत क्या है, हिंदी का आदि स्रोत क्या है, तो आदि स्रोत है संस्कृत। लेकिन हिंदी कहाँ से विकसित हुई है, तो अपभ्रंश से। हिंदी विकसित हुई है अपभ्रंश से। अभी यहाँ जो आप एक रूप देख रहे हैं, चलिए पाली में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ लिखे गए, अपभ्रंश में स्वयंभू की जो रचना है पौम चरियु, इस तरह से बहुत सारी रचनाएं जो है अपभ्रंश में हैं। अवहट में विद्यापति की रचनाएं, विद्यापति ज्योतिरीश्वर ठाकुर का लिखा हुआ वर्ण रत्नाकर है जो कि अवहट भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके बाद पुरानी हिंदी नाम दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और आज जो हम जिस रूप में हिंदी को देख रहे हैं वह खड़ी बोली है। हालांकि खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो रहे हैं जो आदिकालीन कवि हैं, और खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था, लेकिन उसमें साहित्य रचनाएं बहुत समय तक नहीं हुई थी, बल्कि खड़ी बोली में साहित्यिक रचनाएं जो है प्रारंभ हुई आधुनिक काल में। तो इस तरह से हमने देखा हिंदी का जो विकास क्रम है वह किस तरह से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी, फिर हिंदी फिर। तो यही है, और इससे एक न एक प्रश्न आपको पूछ ही लिया जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें, इसे याद रखें। और आगे
अब हम जानेंगे अपभ्रंश। जैसा कि आपने देखा कि अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। तो ये जो अपभ्रंश हैं, ये अपभ्रंश से कौन कौन सी भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई हैं, उसको हम लोग देख लें। तो यहाँ देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश, शायद आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो, मैं पुनः एक बार लिख दे रहा हूं। सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा विकसित हुई। उसी तरह से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास है। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, असमी, खस और पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का ही रूप है। पैसाची या केकय अपभ्रंश, जिससे कि लहंदा और पंजाबी भाषा विकसित हुई। अब यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हालांकि ज्यादातर प्रश्न जो है यहाँ से होते हैं कि राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी बोल रहे हैं, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। उसी तरह से मतलब कहीं से भी राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, यहाँ से एक ना एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं और उनकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, यहाँ से प्रश्न होते हैं। तो इन चीजों को हम लोग देखें। चलिए अब हम देखें हिंदी की 5 मुख्य उपभाषाएं और उनकी बोलियां। जैसा कि आपने अभी देखा कि अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा विकसित हुई है, किस अपभ्रंश से किस भाषा का विकास है उसको आपने देखा। अब हम देखेंगे इसके जो 5 उप मुख्य भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 मुख्य उपभाषाएं हैं और इनकी जो बोलियां हैं। अभी आप देख रहे थे कि पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वह सौरसेनी अपभ्रंश से है। इसकी बोलियां हैं खड़ी बोली, इसको कि कौरवी के नाम से भी जानते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी बांगरू भाषा खास करके। तो ये 5 बोलियों का विकास जो है वह कहाँ से, पश्चिमी हिंदी से। अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि खड़ी बोली का विकास जो है कहाँ से है, पश्चिमी हिंदी से। यदि ऑप्शन में रहे कि खड़ी बोली का विकास कहाँ से है, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से, तो वहां पे आपको कहाँ जाना है, सौरसेनी अपभ्रंश से। इस तरह से इसको पूरे के पूरे बात को ध्यान में रखना है। पश्चिमी हिंदी यानी सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी बांगरू जिसको बोलते हैं का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी से जो पूर्वी हिंदी जो है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसको कि लोग शॉर्ट में ABC भी कह देते हैं। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, जो राजस्थानी भाषा जो है वह भी सौरसेनी अपभ्रंश से है। इसके अंतर्गत जो बोलियां हैं वह है मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाती, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और पहाड़ी हिंदी जो कि खस अपभ्रंश से विकसित है,
इसमें है आपका कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। तो यह आप देखें हिंदी के 5 उपभाषाएं और उनकी बोलियां कौन कौन सी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके इसको आप जरूर सेव करके रख लें, अपनी कॉपी पर हो सके तो लिख करके रख लें, याद कर लें इसे, क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपके तैयारी एग्जाम में पूछे ही जाए। अब आगे हम देखेंगे आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा जो है उसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, किस तरह से बांटा गया है। तो इसमें आप देखें आधुनिक आर्य भाषा का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले 1850 ईस्वी में हॉर्नले ने इसका वर्गीकरण किया था। हॉर्नले ने इसका वर्गीकरण किया। हॉर्नले ने वर्गीकरण करते हुए इसे बांटा पूर्वी गोडियन, पूर्वी गोडियन जिससे कि पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया भाषा विकसित। उसके बाद इन्होंने पश्चिमी गोडियन नाम दिया। पश्चिमी गोडियन से जो भाषा विकसित हुई वह राजस्थानी, गुजराती और सिंधी। उत्तरी गोडियन, उत्तरी गोडियन से गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। और दक्षिणी गोडियन इससे जो है मराठी। तो कहने का मतलब कि आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण करते हुए हॉर्नले ने यह समझाया कि यह 4 प्रकार से, मतलब पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन से जो है अलग अलग भाषाओं का विकास है ना। पूर्वी गोडियन से कौन सा है, पश्चिमी गोडियन से कौन सा है, उत्तरी गोडियन से कौन सा है या दक्षिणी गोडियन से कौन सा है। हालांकि तैयारी के इतिहास में इससे तो अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन संभवतः यदि पूछ लिए जाएं तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। आप इसे जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद हम देखें जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने जो है भारतीय भाषाओं का जो वर्गीकरण किया, वह आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो वर्गीकरण किया उसे 3 मुख्य भागों में बांटा। बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा एवं भीतरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा के अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी समुदाय, उत्तरी पश्चिमी समुदाय, जो कि इसमें लहंदा और सिंधी भाषा है। लहंदा, लहंदा और सिंधी। ठीक है। दक्षिणी समुदाय, दक्षिणी बाहरी उपशाखा के अंतर्गत ही दक्षिणी समुदाय में मराठी भाषा और पूर्वी समुदाय में, पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया, बंगला और असमिया। तो ये बंगला, बिहारी, असमिया, मराठी, लहंदा, सिंधी, ये सभी बाहरी उपशाखा के भाषाएं हैं। हालांकि इनका क्षेत्र अलग अलग बताया गया। उत्तरी पश्चिमी समुदाय से लहंदा और सिंधी, दक्षिणी समुदाय से मराठी, पूर्वी समुदाय से उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया। मध्य उपशाखा, इसमें मध्यवर्ती समुदाय से पूर्वी हिंदी, जो कि आपने अभी देखा पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और भीतरी उपशाखा जो है वहां से केंद्रीय समुदाय, इसमें पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भिरनी, राजस्थानी, खानदेशी और गुजराती। और पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी या पश्चिमी पहाड़ी।
तो यह वर्गीकरण जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का है, इन्होंने के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। उसके बाद अन्य विद्वानों के द्वारा भी जो वर्गीकरण किए गए हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखें। इनके अलावा जो है सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका वर्गीकरण जो है ध्वनि और व्याकरण को आधार मानकर किया है। उन्होंने बांटा है उदिच, प्रतीच, उदिच, प्रतीच, मध्य देशीय, प्राच्य एवं दक्षिणात्य, प्राच्य एवं दक्षिणात्य, ये 5 भागों में वर्गीकरण किया है आधुनिक आर्य भाषा का। उद्देश्य के अंतर्गत इन्होंने सिंधी, लहंदा, पंजाबी, यहाँ ध्यान रखना है यह जो वर्गीकरण है किसने किया है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण करते हुए कितने भागों में उसे वर्गीकृत किया और क्या नाम दिया, ये बात आपको याद रखना है। प्रतीच्य में राजस्थानी और गुजराती, राजस्थानी और गुजराती। मध्य देशीय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, हाँ प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया, बंगला और उड़िया ये प्राच्य। और दक्षिणात्य के अंतर्गत इन्होंने मराठी भाषा को रखा है। तो इस तरह से सुनीति कुमार चटर्जी ने वर्गीकरण किया है उदिच, प्रतीच, मध्य देशीय, है ना, प्राच्य और दक्षिणात्य। उसके बाद हम बात करेंगे भोलानाथ तिवारी के द्वारा जो वर्गीकरण हुआ है। भोलानाथ तिवारी ने जो वर्गीकरण करके दिया उसमें आप देखें इन्होंने अपभ्रंश के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। ब्राचड़ और पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ और पैशाची, इससे जो भाषा निकली जो लहंदा, पंजाबी, सिंधी और पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से आपका बिहारी, बंगाली, असमिया और उड़िया, और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी। हालांकि इन बातों को आप पहले भी जान चुके हैं, लेकिन भोलानाथ तिवारी का जो वर्गीकरण है उसके बाद हरदेव बाहरी का वर्गीकरण है। हरदेव बाहरी ने इसे अलग अलग भागों में बांटा जो 3 भाग हैं, हिंदी वर्ग, हिंदीतर वर्ग और अहिंदी वर्ग, ठीक है ना। ये 3 भाग में बांटा किसने, हरदेव बाहरी, हरदेव बाहरी, हिंदी वर्ग, हिंदीतर और अहिंदी वर्ग। उसके बाद हम देखेंगे अन्य और लोगों का वर्गीकरण। धीरेन्द्र वर्मा का, धीरेन्द्र वर्मा जो है ये डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए इस तरह से इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उदिच, प्रतीच, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य, ठीक है। ऐसा ही वर्गीकरण सुनीति कुमार चटर्जी का भी। उदिच में इन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी को रखा। प्रतीच्य में गुजराती, मध्य देशीय में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को रखा है। प्राच्य में उड़िया, असमिया और बंगला को रखा है, और दक्षिणात्य में मराठी को रखा है। थोड़ा सा संशोधन इन्होंने किया धीरेन्द्र वर्मा जी ने चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में। उसके बाद हम देखते हैं
सीताराम चतुर्वेदी, जिन्होंने कि परसर्ग के आधार पर, सीताराम चतुर्वेदी ने परसर्ग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। हाँ, जैसे जिस भाषा में जो परसर्ग लगता है उसके आधार पर उन्होंने इसका विभाग किया है। का परसर्ग वाले को अलग रखा, दा परसर्ग वाले को अलग, है ना, ज परसर्ग और नो और एर। का परसर्ग जिन भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं, है ना, का परसर्ग वाला हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी और भोजपुरी में का परसर्ग का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं राम का, है, श्याम का। और दा परसर्ग पंजाबी और लहंदा, इसमें दा परसर्ग होता है, राम दा, ऐसे राम का कहने के बजाय रामदा। वैसे ही ज परसर्ग, ज परसर्ग किसकी है? सिंधी और कच्छी भाषा की। नो परसर्ग गुजराती की, एर परसर्ग बंगाली, उड़िया और असमिया। तो इस तरह से इन्होंने परसर्ग के आधार पर, सीताराम चतुर्वेदी ने परसर्ग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। का परसर्ग वाला कौन है, दा परसर्ग वाला कौन है, ज परसर्ग वाला कौन है, इस तरह से इन्होंने अलग अलग विभाग किया है। उसके बाद हम देखेंगे राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भी जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, क्या वर्गीकरण है, उसमें कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है, इसको आप देखें। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार, तो यहाँ आप देखते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। ठीक है, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी। तो रीजन ए के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, उनकी भाषाएं आती हैं। तो ए क्षेत्र के अंतर्गत बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ये क वर्ग में आते हैं। यहाँ देखिए, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, क वर्ग के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है, आपको याद रखना है। कौन सा केंद्र शासित राज्य आता है वो याद रखना है। कौन नहीं आता है, तो मतलब जो आता है उसको छोड़ करके नहीं आता है। ठीक है, अब उसके बाद ख क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आप देख लिए। क क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन राज्य हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य जो कि क क्षेत्र के अंदर है। और संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद ख वर्ग के अंतर्गत हम देखें, ख वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। क्षेत्र ख, हाँ, क्षेत्र ख के अंतर्गत है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, संघ राज्य। ठीक है, ये ख क्षेत्र के हैं। ख क्षेत्र के अंतर्गत इनको रखा गया है। और बाकी जो ग क्षेत्र है, ग क्षेत्र के अंतर्गत इन क ख के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उनको छोड़ करके शेष सभी राज्यों को जो है ग क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ग क्षेत्र में शामिल है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यह जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची है, आज जिस रूप में है या जिस अवस्था में है। तो आज के इस टॉपिक से हमें विश्वास है कि आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। हालांकि जो लोग नए आए हैं इस क्षेत्र में अभी, तो उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। लेकिन आप यदि लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार इसमें लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से इन बातों को आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, पुनः मिलते हैं हम दोबारा अगले वीडियो में। धन्यवाद।